अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर अशरफ और मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइन के बाद अहम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का मामला, बड़ी बैठक आज लगेगी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में शमूलियत के हवाले से गुफ्तगू होगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने पर भी गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत से मुतालिक मुशावरत जारी है, हतमी फैसला हुकूमत करेगी। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की जाए या नहीं, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से मुलाकात में तय किया जाएगा। ICC के नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने के ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने का भी इम्कान है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने भी मामले पर लबकुशाई की। कहा, मेगा इवेंट में पाकिस्तान की शिरकत से मुताल्लिक हतमी फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन PCB ने देखिए इस पे भी मुशावरत हो रही है और ऑब्वियसली इसमें हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी हर हवाले से। अता तारर का ये भी कहना था कि उजलत में कोई फैसला नहीं करना चाहते। इस हवाले से मुशावरत के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। पाकिस्तान का मफाद हर शय पर मकदम है। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सलमान आगा पाकिस्तान टीम के कप्तान होंगे। मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को ड्रॉप कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस 7 फरवरी से 8 मार्च तक होंगे। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए टाइटल की पाकिस्तानी मुहिम, PCB ने पत्ते शो कर दिए। हारिस रऊफ मेगा इवेंट के लिए सेलेक्टर्स का एतमाद हासिल ना कर सके। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी को स्क्वाड में जगह दे दी गई। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में सलमान आगा, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक शामिल हैं। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि बाबर आजम का बिग बैश अच्छा नहीं गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म किया है। और मुझे लगता है कि वो जब से कमबैक के बाद उनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस है नहीं, लोग दिखाते हैं। हाँ, उनका बिग बैश अच्छा नहीं गया, लेकिन वो एक डिफरेंट कंडीशन है। वो T20 में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान से अच्छी परफॉर्मेंस करें सर, मेरे लिए तो वही मैटर करता है। T20 वर्ल्ड कप का मेला 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में सजेगा। ग्रीन शर्ट्स इफ्तिताही रोज अपनी मुहिम का आगाज नीदरलैंड्स के खिलाफ करेंगे। हाइब्रिड मॉडल के तहत शाहीन अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस PCB आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि श्रीलंका के मौसमियाती हालात और मैच कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए स्क्वाड का इंतखाब किया गया है। टेस्ट, वनडे और T20 के लिए एक ही सेट ऑफ प्लेयर का इंतखाब नहीं किया जा सकता था। आकिब जावेद का मजीद कहना था कि बाबर आजम के हवाले से कोच और कप्तान को लगता है कि वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये सोचते हैं कि आप किन कंडीशंस में खेल रहे हैं और वहाँ पे आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बेहतर क्या हो सकता है। रऊफ काफ़ी अरसे से पाकिस्तान खेल रहे हैं, बट अभी अगर आप देखें तो रीसेंट पास में एक कॉम्बिनेशन जो है वो एक डिफरेंट डेवलप हो रहा है। सो आई थिंक कि कंडीशंस को देख के आप कहाँ पे श्रीलंका में ज़्यादा मैचेस हैं तो वहाँ पे आपकी बेस्ट जो कंपोजिशन है, बॉलिंग कंपोजिशन, वो क्या हो सकती है, उसको ज़हन में रखते हुए ये टीम बनाई है। बाबर तो बिल्कुल कोच को भी लगता है, कैप्टन को भी लगता है कि ही कैन प्ले अ वाइटल रोल इन दिस टीम। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक ICC का फैसला कबूल कर दिया। ICC ने सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर भारत में मैचेस ना खेलने के बांग्लादेशी मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया था, जिसके बाद बांग्लादेश को इवेंट से बाहर कर दिया गया। फैसले के फ़ौरन बाद BCB का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें ICC के फैसले का कबूल कर लिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस मामले को मज़ीद तूल देने का इम्कान नहीं है। बांग्लादेश के इनकार के बाद ICC ने स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर दिया। सानेहा गुल प्लाजा DNA के जरिए एक और मैयत की शनाख्त कर ली गई है। जाम बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। अब तक 2 ख़वातीन समेत 22 मैयतें वर्सा के हवाले की जा चुकी हैं, जिनमें 16 की शनाख्त DNA के जरिए हुई। उधर सानेहा में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा दिल्ली कॉलोनी ईदगाह में अदा की गई।
सानेहा गुल प्लाजा, घरों पर अब भी कोहराम बरपा, लाशों की शनाख्त का अमल अब भी जारी। डीएनए के जरिए एक और मैयत की शनाख्त कर ली गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 73 तक पहुँच गई। हुक्काम के मुताबिक अब तक 2 खवातीन समेत 22 मैयतें वर्सा के हवाले की जा चुकी हैं, जिनमें 16 की शनाख्त डीएनए से हुई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक के मुताबिक 73 इंसानी बाकियात को प्रोसेस किया जा चुका है। उधर सानेहा में एक ही खानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा दहली कॉलोनी ईदगाह ग्राउंड में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दूसरी जानिब गुल प्लाजा सानेहा में जाम बहक होने वाले 22 साला आरिफ की नमाज जनाजा नाजमाबाद फारूक आजम मस्जिद, जबकि शीश की नमाज जनाजा धोबी घाट कश्ती वाली मस्जिद में अदा की गई। लापता अफराद की तादाद 79 हो गई। 23 लाशों की शनाख्त कर दी गई है। डीसी साउथ जावेद नबी खोसो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मेज़नाइन फर्स्ट फ्लोर क्लियर कर लिया गया है। लापता अफराद की फहरिस्त में 13 अफराद के लवाहिकीन से रब्ता नहीं हुआ। 55 अफराद के लवाहिकीन ने डीएनए नमूने जमा करवा दिए हैं। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज़ ने कहा कि 6 गार्ड के बयानात लिए गए हैं। इमारत से मिलने वाली डीवीआर का डाटा भी बहुत ज़्यादा है, मुकम्मल चेक करेंगे। हमारा सर्च ऑपरेशन तकरीबन कंप्लीट हो गया और सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी भी बाकी सिर्फ डेबरी रिमूवल का काम जारी है। हमने ग्राउंड और बेसमेंट, मेज़नाइन, फर्स्ट, सेकंड कंप्लीटली क्लियर कर लिया है और उस पर हमें अभी फर्दर पॉकेट छोड़ के बाकी हमें फर्दर कहीं पे भी कोई भी डेड बॉडी यहाँ से निवाजा नहीं मिले तो वो सारा हमने क्लियर कर दिया है। बाकी डेबरी रिमूवल है। डेबरी रिमूवल हम कल इस प्लेस को कम्प्लीटली सील करने जा रहे हैं। इंतज़ामिया के जो लोग हैं, चौकीदार हैं या जिन लोगों ने वो जो एक प्रोसेस होता है लाइट बंद करने का, उनके तमाम के बयानात जो है वो लिए गए और ये तफ्तीश का अमल जो है वो कल से स्टार्ट कर दिया गया और हमें एक डीवीआर जो है वो मिल गया है और हम उसकी भी मदद से हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम चीज़ों को देखें कि क्या उस वक़्त क्या सिचुएशन थी, टाइमिंग्स क्या थी। वो एक बहुत बड़ी एक डीवीआर है। एमकिम रहनुमा हैदर अब्बास से रिजवी ने सिंध हुकूमत से सख्त सवालात कर लिए। हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सिंध का कैपिटल कराची नहीं है, लगता है कि सारे सिंध का पैसा दुबई में मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध के तमाम इलाके ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात तक से महरूम है। कहा कि बस बहुत हो गया, पूरे सिंध के लिए निकलेंगे, सिंध की तबाही को पाकिस्तान के अवाम के सामने लाएंगे। अवाम से अपील की कि अपने इलाकों के मसाइल की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करें। सिंध का कैपिटल कराची नहीं है भाई, अब सारा सिंध का कैपिटल ऐसा लगता है कि दुबई शिफ्ट हो गया है और कराची समेत सिंध के तमाम अजला, तमाम शहर, तमाम गांव अनान हुक्मरान हैं सिंध के और उन्होंने जो तबाही फेरी है सिंध की उसको पाकिस्तान के अवाम के सामने लाएगी ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि सिंध की सूरत हाल क्या है। जो कह रहे हैं सियासत ना करें, वो चाहते हैं गुल प्लाजा साहने पर बात ना करें। गवर्नर सिंध की कामना टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन पहले 88 लाशों का हिसाब दो। 47 साल की लीज निकाल दी, ये नहीं बताया कि आग कैसे लगी, क्यों नहीं बुझाई गई। हमें धमकियां ना दें, अपने करतूतों पर नज़र रखें। अगर मैं फ़ोटो सेशन करवा रहा था तो आप रेस्क्यू का काम कर लेते। मेरे पास सूटकेसेस हैं और उनमें सबूत हैं। डरो उस दिन से कि ये खुल ना जाएं। सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन पहले इन 88 लाशों का हिसाब दो। वहां पर रेस्क्यू के काम क्यों नहीं हुए उसका जवाब दो। इनके लिए बात करो, इनके लिए। मैं तो तुमसे बात कर लूंगा बाद में, मुझ तक तो बात करने में तुम्हें टाइम लगेगा भी। और तर्जुमानो, मुझे जवाब देने के बजाय इंतजामिया से बात करो। 90 लाशों पे तो बात करो। 47 साल पहले वाली लीज निकाल ली, साला ये नहीं निकाला कि आग लगी क्यों और बुझी क्यों नहीं, रेस्क्यू क्यों नहीं पहुंचा। इस पर काम नहीं हो रहा। अगर मेरा गुनाह वहां सबसे पहले पहुंचना, और ये मार्केट के ओहदेदार खड़े हैं, ये खुद गवाह खड़ा है कि वहां पहुंचकर मैं फोटो सेशन करा रहा था या रेस्क्यू का काम कर रहा था। रेस्क्यू में भी लगे हुए थे सर। तो रेस्क्यू के काम में मैं नहीं गया था तो आप पहुंच जाते, मेरे साथ खड़े हो जाते। डरने वाले नहीं है,
तुम डरा किस चीज से रहे हो भाई? गवर्नरी से डरा रहे हो? हाँ, डरो उस दिन से जब मेरे पास जो सूट केसेस हैं जिनमें सबूत है वो लेकर मैं बैठूंगा। मुझे मेरा बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सानिया कुल प्लाजा में लापता नौजवान इमरान के वालिद की फरियाद ने हर दिल को दुखी कर दिया। वालिद इब्राहिम की मीडिया से गुफ्तगू कहा था कि बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा। सिविल अस्पताल वाले कहते हैं कि आप जाओ, आपको कॉल करके बुलाएंगे। लापता हाफिज आरिफ के लवाइकीन का इल्ज़ाम था कि गुल प्लाजा में केमिकल डालकर आग लगाई गई। 5 लाख अपने पास रखें, हमें बच्चे की बाकियात दें, हम चले जाएंगे। बेटा मेरा इमरान नाम है इसका, मेरा नाम इब्राहिम है। मेरे को 9वां 10वां दिन जा रहा है, मैं रोज़ आ रहा हूँ, रोज़ धक्के पड़ते हैं, रोज़ मैं घर चला जाता हूँ वापस। मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा ही चाहिए। लिहाजा मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सामने मैं देखिए 10 दिन से धक्के खा के जा रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि उधर अस्पताल में जा रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं क्या नाम है कि भाई फ़ोन का इंतज़ार करें, जब फ़ोन आएगा जब भी क्या नाम है आए। इधर आते हैं तो ये कहते हैं क्या नाम, पहली बात तो यहाँ आने ही नहीं देते। यहाँ पहुँच भी जाते हैं तो यहाँ वो लिखवाओ, ये नाम लिखवा लो, फलाना कर लो, ढिमका कर लो। मैं देर से आऊँगा, अभी तक नहीं आया। मेरा बेटा दे दो, मेरा बेटा दे दो। हमें सिर्फ अपना बच्चा ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हम कुछ नहीं मांगते किसी से भी, जैसे भी कि साल में भी है, बॉडी है या कुछ भी है, जिंदा है या मर्दा है, लेकिन हमें कुछ से कुछ मिल जाए ताकि दिल को सुकून तो हो जाए। गुल प्लाजा का सानिया इंतहाई दर्दनाक है। आए रोज़ ऐसे सानियात रुनुमा हो जाते हैं। हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती। कराची के अवाम जहनी मरीज़ होते जा रहे हैं। वाकई में सिर्फ 1200 दुकानें नहीं जली, बल्कि 1200 ख़ानदानों के चूल्हे बुझ गए। अजाला कौन करेगा? ये बताया जाए कि मेक श्योर करवाया जाए कि किस तरह ये हादसात आने वाले फ्यूचर में नहीं होंगे। हमेशा यही होता है कि एक हादसा होता है, कुछ दिनों तक वो न्यूज़ में आता है, हम सब अफसोस करते हैं और फिर उसके बाद वो गुम हो जाता है और फिर एक नया हादसा होता है। हमें हुकूमत सिंध जो है वो स्ट्रैटेजिक प्लान से अपने आगाह करे कि इस तरह किस स्ट्रैटेजी पे वो काम कर रहे हैं कि आने वाले हादसात जो है उनको कम किया जाएगा। कम से कम देखिए, हादसात को कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाता है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करेंगे। मुल्क में खून जमाती सर्दी का राज है। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। लेह में -14, अस्तों में -9 और कल्लात में दर्जा हरारत -8 दर्जे तक गिर गया। मालम जब्बा में -6 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी सर्द हवाओं का सिलसिला जारी है। मुल्क में सर्द मौसम ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज करना शुरू कर दिया। मानसहरा समेत कई बालाई इलाकों में सड़कों पर बर्फ से रास्ते बंद हो गए। आज़ाद कश्मीर में भी पहाड़ों पर बर्फबारी से शदीद ठंड बरकरार है। कोयटा में आज कम से कम दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा, कल्लात और ज़ियारत में सड़कों, घरों की टैंकियों और लाइनों में पानी जम गया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में शदीद सर्दी और जुज़वी अबर आलूद मौसम बरकरार है। मालम जब्बा में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के कई अजला में दरमियानी शिद्दत की धुंध का इम्कान है। कराची में सर्द हवाओं ने दर्जा हरारत 8 दर्जे तक गिरा दिया। कराची के करीब काठोर में सर्दी से पानी जमने लगा। उधर गोरख हिल स्टेशन पर भी सर्दी से पानी जम गया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। बर्फबारी और बारिश बरसाने वाले नए ताकतवर सिस्टम मुल्क में एंट्री। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिस्टम के तहत बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। मरी गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 25 से 26 जनवरी के दौरान सिंध के कई इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। शदीद बर्फबारी में भी पाक फौज कामयाब रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके वादी लीपा में शदीद बर्फबारी के बायस ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने पर पाक फौज ने बरवक्त ऑपरेशन किया। तिब्बी पेचीदगी का शिकार मरीज़ा को फौरी और महफूज अंदाज में हेली एमरजेंसी सर्विस से रावलपिंडी मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल किया गया। पाक फौज का ये ऑपरेशन हेलीपैड की तैयारी से लेकर रास्तों की बहाली और बरवक्त फ़ज़ाई मुंतकली तक हर मरहले आला नज़्म व ज़ब्त का अक्कास है। सिंध में सर्दी की शिद्दत के बायस स्कूल के औकात कार में तब्दीली के फैसले में तौसी की गई है। तर्जुमान महकमा तालीम सिंध के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने सर्दी के सबब स्कूल सुबह 9 बजे शुरू करने के फैसले में तौसी कर दी है। सिंध में स्कूल 4 फरवरी तक सुबह 9 बजे तक खुलेंगे। फैसले का इतलाक सरकारी निजी स्कूलों पर यकसा होगा।
اور ابھی آپ کو بتائیں امریکہ میں بڑی موسمیاتی آفت نے قیامت ڈھا دی. 18 ریاستوں میں تباہ کن برفانی طوفان آ گیا. شدید برفباری اور بارش سے 20 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہونے کا خدشہ ہے. 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں. امریکہ میں شدید ترین برفانی طوفان 2/3 امریکی علاقوں کے متاثر ہونے کا خدشہ. 1,30,000 گھر بجلی سے محروم ہو گئے. 12,000 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئی. ریاست ٹیکساس، اوکلاہوما، ارکنساس میں شدید برفباری ریکارڈ کی گئی. مجموعی طور پر 18 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، جبکہ 9 ریاستوں میں نیشنل گارڈز کو متحرک کیا گیا. میسوری میں پھسلن کے باعث کئی بڑے ٹرک آپس میں ٹکرا گئے. نیو یارک میں سردی سے 3 افراد چھٹر کر ہلاک ہو گئے. امریکہ بھر میں وفاقی ملازمین کے لیے پیر کے روز عام تعطیل کا اعلان بھی کیا گیا. امریکی شہریوں کی جانب سے کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری کی بنا پر سٹورز میں اشیاء کم پڑ گئی. خزاں بورڈ میں شامل ہونے کا اختیار کابینہ نے دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کے لندن میں میڈیا سے بات چیت بولے کہ پاکستان خزاں میں امن کی امید لے کر عالمی بورڈ میں شامل ہوا ہے. بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے پاکستان کو دعوت نامہ ملا. کابینہ نے مشاورت کے بعد ہمیں اختیار دیا، جس کے بعد ہم نے جوائن کر لیا. امید ہے کہ فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ حقوق ملیں گے. خطے میں بھی استحکام آئے گا. غزہ کی تعمیر نو ہوگی. پورے خطے میں امن قائم ہوگا. وہ ہم نے مشاورت کے ساتھ کابینہ نے اس کے شمولیت کا اختیار دیا، اس کو نے جوائن کیا اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ غزہ میں امن قائم ہوگا. جو فلسطینی ہیں ان کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے اور غزہ کی ریکنسٹرکشن ہوگی اور پورے خطے میں امن قائم ہوگا. وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کا کہنا ہے کہ غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت وفاقی کابینہ کی توثیق سے ہوئی. پروگرام بول رپورٹس ود بطول راجپوت میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت چاہتی ہے کہ اس معاملے پر پارلیمان سے بھی مشاورت کی جائے. بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت اور بورڈ بننے میں وقت کم تھا، مگر پیش رفت سے پارلیمان کو آگاہ کریں گے. یقیناً حکومت چاہتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ جتنا میکسیمم پارلیمان کو آگاہ بھی رکھا جائے اور پارلیمان کی سے مشاورت بھی کی جائے. ان دس پرٹیکولر انسٹنس جی پرائم منسٹر صاحب نے فیڈرل کیبنٹ کی اپروول کے ساتھ نمبر 1 یہ شمولیت کی، اور نمبر 2 دیکھیے انشاءاللہ اب ایک تو آپ نے دیکھا کہ ٹائم ونڈو بٹوین دا انویٹیشن اینڈ دا فارملائزیشن واز ریلیٹیولی شارٹ، مگر آگے پارلیمان کو جس طرح اور امور پہ آگاہ رکھتے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ رکھیں گے بھی. اور آگے ابھی تو بورڈ آف پیس میں ایک شمولیت ہوئی ہے، آگے غزہ کی ریکنسٹرکشن کے معاملات ہیں، اس کے پلانز ہیں، اور اس کے اندر وقتاً فوقتاً پاکستان کا اس میں کردار رہے گا اور یقیناً پارلیمان اس کا حصہ رہے گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بنگلہ دیشی مشیر خارجہ توحید حسین کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بنگلہ دیشی مشیر خارجہ کا 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. تجارت، اقتصادی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی. دونوں جانب سے مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کا اعادہ کیا گیا. پاک بنگلہ دیشی وزرائے خارجہ کا اہم علاقائی بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال ہوا. دونوں جانب سے علاقائی امن اور خوشحالی کے لیے روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا. واشنگٹن میں پاکستان کی شاندار سفارتی کامیابی پر بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ نے پاکستان کی خوب تعریف کی. عالمی جریدے کے مطابق پاکستان نے مؤثر اور دانشمندانہ سفارتکاری کے ذریعے خود کو امریکہ کا ناگزیر قابل اعتماد شراکت دار ثابت کیا ہے. واشنگٹن میں پاکستان کی شاندار سفارتی کامیابی. بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ نے پاکستان کی سفارتکاری کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد نے اسٹریٹجک سمجھداری سے خود کو امریکہ کا ایک ناگزیر اور قابل اعتماد شراکت دار ثابت کیا. جریدے کے مطابق مئی 2025 کے پاک بھارت تنازع پر امریکی ثالثی کے معاملے کو پاکستان نے مثبت انداز میں سفارتی موقع میں بدلا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 4 روزہ جنگ کے بعد صدر ٹرمپ کی جانب سے اعلیٰ سطحی روابط بعد ازاں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے وائٹ ہاؤس کے دورے نے تعلقات کو نئی سمت دی. دی ڈپلومیٹ کے مطابق بات چیت سیکیورٹی سے آگے بڑھ کر تجارت اور سرمایہ کاری تک پھیل گئی. امریکہ نے ٹیرف میں کمی، F-16 طیاروں کے $680 ملین کے اپ گریڈ کی منظوری دی. امریکی کمپنیوں کی طویل مدتی سرمایہ کاری کا اعلان ہوا اور تیل کے بڑے ذخائر کی مشترکہ ترقی پر اتفاق کیا گیا. امریکہ نے BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا. اس کے برعکس ثالثی کو جھٹلاتے ہوئے مودی نے بھارت کو سفارتی تنہائی، بھاری ٹیرف اور امریکی ناراضگی کے حوالے کر دیا. ماہرین کا کہنا ہے کہ دانشمندانہ سفارتکاری نے خطے میں پاکستان کی سیاسی اور معاشی اہمیت کو مزید مضبوط کیا ہے.
वादी तीरा को पाक फौज के जरिए खाली करवाने की खबरों को हुकूमत ने झूठ का पुलंदा करार दे दिया है। वज़ारत इत्तलात ने तरदीद जारी की। अताउल्लाह तारर बोले से कि इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। इलाके में खुफिया इत्तलात पर सिर्फ दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहते हैं। मनफी प्रोपागंडे का मकसद अवाम में खौफ व हिरास फैलाना है। सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना ज़ाती सियासी मफादात का हुसूल है। वादी तीरा से अवाम का इनखला, रियासत ने खबरों का सख्त नोटिस ले लिया। वजारत इत्तलात ने तरदीद कर दी। बयान में कहा, इस मनफी प्रोपेगंडे का मकसद अवाम में खौफ व हिरास फैलाना है। प्रोपेगंडा करने वाले सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात और ज़ाती सियासी मफादात हासिल करना चाहते हैं। अता तारड़ ने कहा कि इलाके से इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। जो लोग रज़ाकाराना तौर पर नकल मकानी कर रहे हैं, उनके लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे गए हैं। वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ बहाली के डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें 4 अरब रुपया रखा गया है। जो लोग रज़ाकाराना तौर पे नकल मकानी करना चाहते हैं मौसम की सख्तियों को देखते हुए। वज़ारत इत्तलात ने बयान में कहा है कि वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज की जानिब से वादी तीरा को खाली करवाने का हुक्म जारी नहीं किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की पंजगोर में कार्रवाई, फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में मकामी कमांडर फारूक और सोरो, आदिल और वसीम शामिल हैं। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद मवाद बरामद हुआ है, जबकि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस फितनौल हिंदुस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार, पंजगोर में फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों में दहशतगर्द कमांडर फारूक और सोरो, दहशतगर्द आदिल और वसीम शामिल है। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद। लाहौर में PIA रोड के करीब गुब्बारों में गैस भरने वाली टंकी फट गई। एक खातून जाँ बहक और एक बच्ची और एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू के जख्मियों को फौरी तौर पर जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। जाँ बहक होने वालों में 30 साला नूर ताज, जख्मियों में 10 साल की जवेरिया और 24 साला इनाम शामिल हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर से बढ़ने लगी है। अमेरिकी समंदरी बेड़े ने मशरिक़ वस्ता में डेरे डाल लिए। जंगी तैयारों और हज़ारों इजाफी फौजी भी भेज दिए गए। उधर बरतानिया ने भी अपने फौजी खतर में तैनात कर दिए हैं। ईरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमेरिका ने फौजी हमला किया तो इसे मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। हमलावर कुव्वतों को नाकाबिले बर्दाश्त जवाब देंगे। गजा से इसराइली मजालिम और फ़लस्तीनी मजलूमियत का एक और मंजर सामने आ गया। महमूद हम्माद नामी शख्स 6 मंजिला घर के मलबे से बीवी और बच्चों की बाक़ियात तलाश कर रहा है। उस तलाश के दौरान बीवी की बाक़ियात बरामद हुई हैं। बच्चे का कुछ पता न चल सका। महमूद हम्माद का 6 मंजिला मकान इसराइली बमबारी से तबाह हो गया था। स्पोर्ट बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम लाहौर में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फैमिली फन साइकिल रेस का इनेकाद किया गया। इवेंट में बच्चों, ख़वातीन और मर्दों की अलग अलग रेसेस हुईं। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर ने भी रेस में हिस्सा लिया। इस हवाले से देखते हैं अफजाल अब्बासी की ये रिपोर्ट। लाहौर में तारीखी फैमिली फन साइकिल रेस का इनेकाद, 600 से जायद साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। 12 किलोमीटर पर मुश्तमिल रेस का आगाज लिबर्टी चौक मोनाल से हुआ, जो CBD और कलमा चौक से होती हुई लिबर्टी गोल चक्कर पर इख्तिताम पजीर हुई। रेस के दूसरे मरहले का आगाज निश्तर पार्क और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से हुआ, जहां लड़के, लड़कियों और बच्चों की अलग अलग रेसेस मुनक्किद की गईं। Sports is a healthy activity and alhamdulillah like a team we are going to do cycling today. This is a very great initiative by our government. बड़ी अच्छी एक्टिविटी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जब लाहौर बड़ा पुरस्कून है, बड़ा साफ सुथरा खूबसूरत है, तो उसमें फैमिलीज और बच्चों की पार्टिसिपेशन काबिल-ए-दीद है। फैंटास्टिक इवेंट है, मेरा फर्स्ट टाइम है इधर और इंशाल्लाह दोबारा भी आऊँगी। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। मैं रोज़ाना साइकिल चलाता हूँ, तो आज का ये इवेंट मैं एंजॉय करूँगा। मेरी पहली भी इनके साथ राइड्स हो चुकी है। बहुत अच्छी ये एक्टिविटी है। काफ़ी हेल्दी एक्टिविटी है। तंग आ गए थे वैसे माहौल से, बहुत अच्छा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं आज। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर ने भी रेस में हिस्सा लिया। उन्होंने ऐलान किया कि साइकिल रेस को दीगर शहरों तक भी वुसअत दी जाएगी। इख्तितामी तकरीब नेशनल हॉकी स्टेडियम में हुई, जहां कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन हसन खान के साथ अफजाल अब्बासी, बोल न्यूज़, लाहौर।
اسلام آباد میں صحت مند طرز زندگی کے فروغ کے لیے خصوصی میراتھن کا انعقاد کیا گیا. شہریوں نے دوڑ اور مثبت سوچ کے ساتھ دن کا آغاز کیا. میراتھن میں خواتین، بچوں، بزرگوں اور نوجوانوں سمیت ہر طبقے نے بھرپور شرکت کی. 30 سے زائد ممالک سے آئے غیر ملکی رنر اپ نے بھی ایونٹ کو عالمی رنگ دے دیا. تفصیلات محمد علی جا کی رپورٹ میں. وفاقی دارالحکومت کی سڑکیں اتوار کو محض راستے نہیں رہیں بلکہ حوصلے، عزم اور زندگی کی علامت بن گئی. مسکراتے چہرے، تیز قدم اور ایک ہی پیغام کہ صحت ہی اصل دولت ہے. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اور جو بڑے ہیں پاکستان کے وزیر اعلیٰ، ان کو پاکستان کے کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کو ایسے مدد کرنی چاہیے. پاکستان نیشنل لیول پر جا کر پاکستان کا نام روشن کریں. اسلام آباد میراتھن میں شریک افراد کی کوئی ایک پہچان نہیں تھی. کوئی ماں، کوئی بچہ، کوئی بزرگ اور کوئی پہلی بار دوڑنے والا. یوں محسوس ہوا جیسے شہر ایک ہی رفتار سے سانس لے رہا ہو. 30 سے زائد ممالک کے رنرز نے بھی پاکستان کے ساتھ قدم سے قدم ملایا. Islamabad Running Fest did a great job today and really proud of everyone who came out. I participated in the 10K and I got 4th in women's today, but I got my PR goal, so I'm really happy. میراتھن میں کچھ شرکا سب کی توجہ کا مرکز بنے. ایک خاتون نے زخمی ہونے کے باوجود 5 کلومیٹر کی دوڑ مکمل کی، جبکہ ایک ایتھلیٹ نے پینٹ کوٹ اور ٹائی میں 21 کلومیٹر دوڑ کر سب کو حیران کر دیا. And I was also injured, but I managed to do it. It was very tough. بٹ شکر الحمدللہ 40 منٹس میں میرا ہو گیا تھا. ایک لوگوں کو بتانا تھا کہ میں سوٹ میں رن کر سکتا ہوں تو آپ نارملی کیوں نہیں کر سکتے. کہا جاتا ہے کہ صحت مند جسم ہی صحت مند ذہن کی بنیاد ہے. جس معاشرے میں کھیلوں کے میدان آباد ہوں وہاں اسپتال ویران ہو جاتے ہیں. کیمرہ مین عزیز امیر کے ساتھ محمد علی جا خان، بول نیوز، اسلام آباد. ایویشن کے میدان میں آگاہی کے فروغ کے لیے کراچی میں ایویشن اویئرنیس ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا. ایویشن انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کی نمائش میں نوجوانوں اور طلبہ کے لیے سیکھنے کے کئی مواقع فراہم کیے گئے. مزید تفصیلات مریم حسن کی اس رپورٹ میں. ایویشن انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے زیر اہتمام ایگزیبیشن کا انعقاد. نمائش میں 100 سے زائد طیاروں کے ایرو ماڈلنگ ڈسپلے، پیراگلائیڈنگ، RC اور ڈرون فلائنگ کے عملی مظاہرے پیش کیے گئے. تقریب کے مہمان خصوصی MD ہیپی پیلس اسکول حسن خان کا کہنا تھا طلباء کو اس ایونٹ کے ذریعے پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کے حوالے سے آگاہی ملی. یہ پورا ایک گروئنگ انڈسٹری ہے اینڈ اٹ از ویری مچ کوریلیٹڈ ٹو دی GDP آف دیٹ کنٹری ایز ویل. جس طریقے سے آپ کی ایویشن انڈسٹری انکریز کرتی ہے ویسے آپ کی ملک کی ڈیولپمنٹ اور پروگریس بھی انکریز کرتی ہے. تو دس از اے ویری گڈ انیشیٹو. آئی تھنک دس از این اپ کمنگ فیلڈ جس پہ بچوں کا رجحان ہونا چاہیے. They should think about other career alternatives as well. طلباء نے اس نمائش میں خوب دلچسپی لی. بولے I have gotten my concept clears and I think events like this is a great opportunity for career building. It's a wonderful event. We enjoyed it a lot. We listened to some legends of our PF, Pakistan Air Force as well. We learned how it can build future of our. یہ بہت اچھا ایونٹ ہے اور ہمیں یہاں پہ PF کے بارے میں بہت پتہ چلا ہے. HPG جیسی ایونٹس آرگنائز کرتا رہتا ہے تو ہمارے لیے بہت ہیلپ فل تھا کہ ہم فیوچر میں اگر انٹرسٹڈ ہوں تو یہاں سے بہت ہیلپ ملی ہمیں. نمائش میں ایویشن انڈسٹری کے حوالے سے کیریئر کونسلنگ، تعلیمی رہنمائی اور جاب پلیسمنٹ سے متعلق معلومات فراہم کی گئیں. کیمرہ مین نزاکت علی کے ساتھ مریم حسن، بول نیوز، کراچی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.